एक और उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी माहौल गर्म है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है, इसे लेकर भी एक नई बहस छिड़ी हुई है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर हाशिए पर सिमटती दिखी। तो बंगाल में बीजेपी को जीत से रोकने वाली तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी विपक्ष को एक नया चेहरा देने की कवायद में जुटी है। यही कारण है कि अब उन्होंने खुलकर कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो कैसे बिखर रहा है विपक्ष और किस तरफ जा रही है विपक्ष की सियासत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी का कद निश्चित रूप से बढ़ा है और वो उस बड़े कद के अनुसार विपक्ष की राजनीति में अपनी भूमिका तलाश रही है। हालांकि ये भी हकीकत है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी हैसियत महज एक छत्रप से ज्यादा की नहीं है। इसलिए राष्ट्रव्यापी पहचान और पेठ रखने वाली कांग्रेस को उन्हें अपना नेता मानने में दिक्कत है। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। आई वांट दैट फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग and it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. यूपीए यानी राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कर रही सोनिया गांधी को तो ये कतई मंजूर नहीं होगा कि इसका नेतृत्व ममता बनर्जी या किसी अन्य के हाथ चला जाए। लोकसभा में संख्या बल को भी देखें तो 22 सांसदों वाली टीएमसी वाईएसआर कांग्रेस के साथ चौथे पायदान पर है। डीएमके के सदस्यों की संख्या 24 और कांग्रेस की 53 है। लोकसभा सदस्यों का संख्या बल हालत पतली होने के बावजूद कांग्रेस को ही विपक्ष का स्वाभाविक नेता मानने की मजबूरी पैदा करता है। ये अलग बात है कि सोनिया गांधी अब 2004 की तरह प्रभावशाली नहीं रह गई है। कांग्रेस के लगातार सिमटने और अन्य कारणों से स्थितियां कांग्रेस के प्रतिकूल बनती गई हैं। इसके बावजूद ये सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस की भूमिका अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसलिए मुंबई में ममता की राजनीतिक मुलाकातों से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के बगैर विपक्ष का कोई गठबंधन बेमानी है। बीजेपी के दूसरी तरफ एक विकल्प बन चुके हैं, ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी जब सारे हिंदुस्तान में लड़खड़ाते जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी की हालात जब दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला ले चुके हैं। ये ऑक्सीजन सप्लायर बीजेपी पार्टी के लिए अभी ममता बनर्जी बन चुकी है। इसलिए बीजेपी पार्टी बहुत सारे खुश नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी की इस तरीके की लकीर खींचने में और ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी में। ममता बनर्जी की राजनीतिक मुलाकातों और बातों से स्पष्ट है कि वो भाजपा के खिलाफ प्रभावशाली मोर्चा बनाने के लिए सक्रिय है और पुराने गठबंधन को ही आगे बढ़ाने की बजाय किसी नए गठबंधन की ओर बढ़ना चाहती हैं। इसका भविष्य क्या होगा और अन्य विपक्षी दल इसे किस तरह लेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। फिर भी ममता बनर्जी ने ये कहकर एक नई राजनीतिक खलबली तो मचा दी है कि अब यूपीए का अस्तित्व नहीं है। साफ है कि वो विपक्ष का एक नया ऑर्डर चाहती है जिसमें उनके लिए महत्वपूर्ण जगह हो। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्लियर करेगा बैठ के। वैसे भी ममता बनर्जी 2004 में यूपीए का हिस्सा नहीं थी। वहीं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी मजबूत विपक्ष की अगुवाई को लेकर कांग्रेस की दावेदारी पर सवाल उठाया है।
उन्होंने लिखा कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के लिए जिस विचार और विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है वे अहम है, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का देव्य अधिकार नहीं है। जब पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हारती हो तो लोकतांत्रिक तरीके से भविष्य नेतृत्व को तय करने दें। इतना ही नहीं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी ये कहकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि 2024 में हमारे 300 सांसद होंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता। संसदीय राजनीति में संख्या बल का ही सबसे ज्यादा महत्व है। इस लिहाज से इस समय टीएमसी उम्मीदों के पहाड़ पर है। पश्चिम बंगाल में उम्मीद से ज्यादा सीटें जीतने के बाद राज्यसभा में उनके लिए स्थितियां बेहतर हुई हैं। मोदी सरकार से नाराज लोगों के लिए वो आशा की नई किरण बन रही है। इसलिए बॉलीवुड ने भी ममता से उसी अंदाज में संवाद किया। विभिन्न राज्यों के छत्रप देखो और आगे बढ़ो की नीति पर चल रहे हैं। मजबूत संगठन का अभाव और जमीन पर कांग्रेस की निष्क्रियता को देखते हुए ममता बनर्जी में संभावना देखना स्वाभाविक मजबूरी है। अब देखना होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस अपने आप को कैसे प्लेस करती है। आखिरकार कांग्रेस की पोजीशनिंग के आधार पर ये तय होगा कि आगामी चुनाव में विपक्ष की खिचड़ी पकेगी या नहीं। निश्चित रूप से भाजपा की नजर भी इसी पर टिकी होगी, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि जहां छत्रप मजबूत है वहां भाजपा की दाल नहीं गल पा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।